कद ना बढ़ना बच्चे का या दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटा रह जाना कद, तो इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं या क्या वजह हो सकती है, हम कैसे इसका बच्चे का कद छोटा है तो उसमें हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे का फेमिलियल यानी कि जेनेटिक है या इसका दो तरह के शॉर्ट स्टेचेस होते हैं। फेमिलियल का मतलब ये है कि जिनयाती तौर एंडोक्राइन कॉजेज़ हो सकती हैं कुछ, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन्स की उसमें मसला आ जाए तो फिर हम थायराइड हार्मोन लेवल्स करा सकते हैं, उसको कंफर्म कर। तीसरी बड़ी वजह जो कद ना बढ़ने की है वो कि क्रॉनिक डिजीज़ बच्चे में चल, डिजीज़ में रीनल फेलियर है, अगर बच्चे के गुर्दे ख़राब हैं तो फिर भी उसका कद। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ है जिसके अंदर गंदम हज़म नहीं हो रही होती। गंदम जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है छोटे कद के लिए अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे चिल्ड्रन वार्ड गंगाराम हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल जो बहुत कॉमन मसला है हमारे पास क्लिनिक्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो इनका कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा या इसका जो कद है वो अपने दूसरे दोस्तों के मुकाबले में कम है। तो जाहिर है कि एक सोशल डायलेमा है और ये एक स्टिग्मा समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि ये कद ना बढ़ना बच्चे का या दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटा रह जाना कद, तो इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं या क्या वजह हो सकती है, हम कैसे इसका जो है वो कर सकते हैं मदावा। तो उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो जहन में रखनी है कि एक हम जब कैटेगराइज करते हैं ना शॉर्ट स्टेचर को कि बच्चे का कद छोटा है, तो उसमें हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे का फेमिलियल यानी कि जेनेटिक है या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल है। दो तरह के शॉर्ट स्टेचेस होते हैं। फेमिलियल का मतलब ये है कि जिनयाती तौर पे बच्चे का कद कम रहेगा। अगर उसकी माँ का कद कम है, बाप का कद कम है, तो ऑब्वियसली बच्चे का कद भी शॉर्ट ही होगा। अगर उसकी जीन्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शॉर्ट स्टेचर में, तो ये फेमिलियल है। इस छोटे कद का कुछ नहीं किया जा सकता, जितना माँ का बाप का कद होगा बच्चे का भी उतना होगा। दूसरे नंबर पे ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर हम कहते हैं, वो ये होता है कि बेसिकली बच्चा जब 9-10 साल की उम्र तक पहुँचता है तो एक उसके कद बढ़ने में एक थोड़ा सी रुकावट आ जाती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल इस लिहाज से है कि जब वो बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो अपना इवेंचुअली वो कद अटेन कर लेता है जो उसका डिज़ायरेबल फेमिलियल होता है। यानी कि थोड़ी देर के लिए ज़रा जो रुकावट आती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और बाद में वो ठीक हो जाता है और 18 साल की उम्र तक वो अपने नॉर्मल कद को अचीव कर लेता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर को देखने के लिए हम मदर की हाइट लेते हैं, फादर की हाइट लेते हैं और एक फार्मूला के ज़रिए देखते हैं कि बच्चा जो है उसका अपना कितना कद बन रहा है। फिर हम उस कद को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ये देखने के लिए कि वो अपनी एज के मुताबिक उसका अपने फैमिली कर्व के अंदर बेसिकली वो आ रहा है या वो फैमिली कर्व से बाहर है। तो फैमिली कर्व के अंदर जो कद आ रहा है वो या तो जिनयाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें वरीसम होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो इवेंचुअली बच्चा अपनी हाइट अटेन कर लेता है। तीसरा फिर आ जाता है पैथोलॉजिकल, यानी कि किसी डिजीज़ की वजह से कद का ना बढ़ना। इन बच्चों में क्या होता है कि कद कम होता है, हम मदर और फादर का लेते हैं, फैमिली कर्व में ड्रॉ करते हैं तो वो अपने फैमिली कर्व से बाहर आ रहा होता है, यानी कि ना तो वो फेमिलियल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर में हम फिर दो तरह का करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं दो तरह में जो डिज़ीज़ की वजह से हैं उसको हम दो तरह से डिवाइड इस तरह से करते हैं कि एक तो हम उनका अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, यानी कि अपने माथे से लेकर अपने पेल्विक कैविटी तक, यानी कि ये नाव से नीचे तक का जो एरिया होता है ये अपर सेगमेंट में लेते हैं और पेल्विक एरिया से नीचे पाँव तक जो है वो इसका लोअर सेगमेंट होता है। तो फिर हम अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो निकाल के देखते हैं जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, एज रिलेटेड 1 ईयर की एज तक डिफरेंट है, फिर 3 ईयर्स की एज तक डिफरेंट है। तो हम अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो लेते हैं बेसिकली, और वो रेशो हमें जो है वो ये बताता है कि अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो उसकी एज के मुताबिक कितना है। एंडोक्राइन कॉजेज़ हो सकती हैं कुछ, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन्स की कमी की वजह से, जैसे कि एक थायराइड हार्मोन है हमारे
जिस्म में होता है, ये हमारे गले में ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, उधर से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये बच्चे की ग्रोथ और हाइट में जो है वो काम आता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से शॉर्ट स्टेचर हो तो हमारा अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम इसका रेशो निकाल के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल किसी टेस्ट के बगैर कि ये शॉर्ट स्टेचर किसी डिजीज़ की वजह से तो नहीं है। और अगर उसमें मसला आ जाए तो फिर हम थायराइड हार्मोन लेवल्स करा सकते हैं उसको कंफर्म करने के लिए अपने डायग्नोसिस को। इसी तरह कुछ बोन्स की डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, उसमें भी हम अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बोन्स की डिज़ीज़ की वजह से तो बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा या उसमें इजाफा नहीं हो रहा, तो फिर बोन्स की डिज़ीज़ को हम अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो से आइडेंटिफाई करके अपना कंफर्म कर लेते हैं उसकी बोन्स के एक्सरेज और डेक्सा स्कैन करवा के। एक जैसे डिज़ीज़ है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बोन्स की डिज़ीज़ है जिसकी वजह से कद नहीं बढ़ता, तो वो एक कॉज हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह जो कद ना बढ़ने की है वो कि क्रॉनिक डिज़ीज़ बच्चे में चल रही हो। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है जिसके अंदर गंदम हज़म नहीं हो रही होती। गंदम जो है वो बेसिकली हमारे कद और वज़न को बढ़ाती है। तो अगर गंदम जो है वो बच्चे को हज़म नहीं हो रही तो उन बच्चों का छोटा कद रह जाता है। इसी तरह क्रॉनिक डिज़ीज़ में रीनल फेलियर है, अगर बच्चे के गुर्दे ख़राब हैं तो फिर भी उसका कद जो है वो छोटा रह जाएगा। तो ये 3-4 क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है आफ्टर हिस्ट्री, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो तो हम फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं इन क्रॉनिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसकी रेमेडीज़ में क्या किया जा सकता है? अगर एक बच्चे का कद छोटा है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे दिखाना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मदर फादर की हाइट लेके उसके फैमिली कर्व में ड्रॉ करके हम देखते हैं, अगर तो कर्व के अंदर है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर बाहर है पैथोलॉजिकल है फिर एग्जामिनेशन करके उसके हार्मोन लेवल्स और उसकी ये करके हम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है छोटे कद के लिए। अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, जैसे उसके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ये बच्चे जो है फिज़िकली पीछे रह जाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि दवाइयों से पूरी हो, खाने पीने की चीज़ों से जो रिच होती हैं आयरन में, जैसे कि सैलड हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हमारे पास ककम्बर जैसे जिसे खीरा कहते हैं वो है, हमारे पास सैलड की चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर आयरन रिच होती हैं ये फूड्स। तो आयरन रिच फूड्स बच्चे को इस्तेमाल करवाएं, उसे कैल्शियम रिच फूड्स इस्तेमाल करवाएं, जैसे दूध है, दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, ये आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं ये मोर देन 80% ऑफ द केसेस में कॉज हैं शॉर्ट स्टेचर की। तो अगर बच्चे की खुराक की कमी पूरी होगी तो हम बहुत हद तक शॉर्ट स्टेचर को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।